हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स बी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए है, जिसमें आज हम करने वाले हैं मैट्रिक्स मेथड। ऑलरेडी हम पिछली क्लास के अंदर क्रैमर रूल कर चुके हैं। अगर आपने क्रैमर रूल नहीं समझा तो पिछला वीडियो आप देख लो, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। क्रैमर रूल आप समझ ले। क्रैमर रूल के अलावा तो दूसरा मेथड है जिसमें आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, वो मेथड होता है मैट्रिक्स मेथड। अगर आप कोर मैथ्स के स्टूडेंट है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड कोर मैथ्स के अंदर भी आता है। अब इसके अंदर पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सिस्टम होता है इक्वेशंस का, वो कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट होता है या फिर कंसिस्टेंट डिपेंडेंट होता है, जैसे हमने क्रैमर रूल में भी समझा था। उसके बाद फिर उसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। जो भी इक्वेशंस आपको दे रखी होंगी, चाहे वो 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन हो या 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन हो, उनके हम सॉल्यूशन निकालेंगे मैट्रिक्स मेथड से। तो क्वेश्चन जब आप टेस्ट में करेंगे, पेपर में करेंगे, अगर आपके पास मेथड उसमें स्पेसिफाई किया हुआ हो कि आपको मैट्रिक्स मेथड से करना है या आपको क्रैमर रूल से करना है, तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। अगर कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, तो अगर आपको लगता है कि क्रैमर रूल से आपको ज़्यादा अच्छे से आता है, क्रैमर रूल से करो। और मैट्रिक्स मेथड से ज़्यादा अच्छे से आता है तो मैट्रिक्स मेथड से भी आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज 7.3 है एमएल भार्गव से, वो भी हम आज की इस वीडियो के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ ही जो डिटर्मिनेंट है आपका टॉपिक, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। अब पहले हम चेक करते हैं कि जो कंसिस्टेंटी है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई भी सिस्टम जो है कंसिस्टेंट कब होता है और कब नहीं होता है। तो सबसे पहला काम होगा कि हम उसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट अगर आप निकालते हैं और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो आ गया, तो आप कहेंगे सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, कंसिस्टेंट जब भी होगा तो उसका एक सॉल्यूशन जरूर आएगा। और वो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, यानी ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। वो हम क्वेश्चंस में करेंगे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको इसको यूज करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ से पता लगा लिया सिस्टम कंसिस्टेंट है। कब होगा? जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे और वो नॉट इक्वल्स टू जीरो आ जाएंगे, तो हम कहेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट है। अगर डिटर्मिनेंट आपका इक्वल्स टू जीरो आ जाता है, यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट अगर जीरो के बराबर आ जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे? तब हमारे पास दो केस अराइज होंगे। हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी करते हैं और वो इक्वल्स टू जीरो आ जाता है, तो हम कहेंगे सिस्टम इनफाइनाइटली सिस्टम कंसिस्टेंट तो है, लेकिन उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन नहीं है उसका, सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। यानी यहाँ पर सिस्टम कंसिस्टेंट डिपेंडेंट वाली कैटेगरी में चला जाता है। अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे इनटू में बी करने के बाद, अगर वो नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा, तो हम कहेंगे सिस्टम इनकंसिस्टेंट है और उसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर चाहे आप 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन करो, चाहे 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन करो, इसी से आपको पता चल जाएगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। अब ये चीज समझने के बाद, अब जो क्वेश्चन है इसके, उस पर हम चलते हैं। जो एक्सरसाइज है 7.3 एमएल भार्गव से, वो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको 4 पार्ट दे रखे हैं। चारों पार्ट के अंदर जो 2 वेरिएबल है वो आपको दिए हुए हैं, तो उनको कैसे आपको करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स से, ये जो इक्वेशन है इससे हम मैट्रिक्स बनाएंगे। पहली मैट्रिक्स को नाम रख देते हैं ए। नाम आप वैसे कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कंपलसन नहीं है कि ए बी सी यही रखना है। अब ये मैट्रिक्स कैसे बनेगी? जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट है वो आपको यहाँ से लेने हैं। तो यहाँ पर आएगा 5, इधर आ गया -7। ठीक है, फिर आएगा 7 और आ गया -5। ये तो बनी मैट्रिक्स ए। जो यहाँ पर वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, इससे हम बना लेते हैं मैट्रिक्स एक्स। अब इसको लिखना कैसे है? जो यहाँ पर वेरिएबल यूज हो रहे हैं एक्स और वाई, उनको लिखना है आपको ऐसे कॉलम में। पहले एक्स फिर उसके बाद वाई, लिखना कॉलम में है। कॉलम में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 को एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो, -7 को वाई से करोगे तो आ जाएगा 5x - 7y। और जो इक्वल्स 2 में है, इसको हम नाम दे देते हैं मैट्रिक्स बी। यहाँ पर 2 और 3। तो इस तरह से पहले आपको यहाँ पर मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स बनाने के बाद जो ए आप मैट्रिक्स बनाओगे, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो आ जाएगा -25 + 49। तो 24 आ गया। नॉट इक्वल्स टू जीरो आया, तो इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर सिर्फ सिस्टम में इतना पूछता है, क्वेश्चन में इतना पूछता है कि किस टाइप का सिस्टम है, तो बस आप यहीं पर ही इसको छोड़ देंगे कि भाई ये कंसिस्टेंट सिस्टम है। लेकिन अगर वो बोलता है कि सॉल्व करना है, तो फिर आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है। अब सॉल्व आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा? हमें चाहिएगा इनवर्स। इनवर्स के लिए चाहिए हमें एडजॉइंट। एडजॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। इन दोनों को आप आपस में चेंज कर देते हैं 2/2 में।
और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। ये एडजॉइंट आ गया। इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट आपके पास आता है यहाँ पर -5 7 -7 7, सॉरी माइनस, यहाँ पर हमने गलत लिख दिया, -5 5 इधर आएगा। ठीक है, और डिटरमिनेंट था आपके पास 24, इधर आ जाएगा 24। ये इनवर्स आ गया। अब ये जो रिलेशन हमने बनाया, ये रिलेशन हमारे पास कैसे था कि हम a को x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास b के बराबर आ रहा है। ये रिलेशन है, तो इसको आप ऐसे लिख देंगे, वी हैव ax इक्वल्स टू b। अब वैल्यू तो आपको x की निकालनी है, क्योंकि जो x मैट्रिक्स है उसी के अंदर वेरिएबल आ रहे हैं x और y। तो हम इस a को साइड शिफ्ट करेंगे। अब a को उधर शिफ्ट करने का मतलब है कि a को जब आप उधर ले जाओगे तो इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू में b। अब a इनवर्स की वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है 1/24 -5 7 -7 एंड 5, और इनटू में b करेंगे, b आ गया आपके पास 2 और 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -10 प्लस में 21, तो 21 में से 10 माइनस करेंगे, आ जाएगा आपके पास 11, -14 और +15, इधर आ जाएगा 1। अब 24 को अंदर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11/24 एंड 1/24। तो x की वैल्यू बनेगी, जो मैट्रिक्स x थी ये क्या थी हमारे पास, xy। तो x की वैल्यू बनेगी 11/24 और y की वैल्यू बनेगी 1/24। तो ये x और y दोनों की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। अब इसको वैल्यू को आपको चेक करना है कि सही है या नहीं है, तो आप इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन में डाल दो। अगर जैसे पहली इक्वेशन में आप डालते हो 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू में 11/24, 7 इंटू में y। इसको सॉल्व करके देखो कि 2 के बराबर आता है या नहीं आता। दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है। 11 5 जा 55, 55 में से 7 माइनस करोगे तो आएगा 48/24, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन आपका ठीक है। उसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट चारों पार्ट करने आपको एक जैसे ही है, बिल्कुल सेम तरीके से करने हैं। 2 पार्ट मैं आपको कराता हूँ ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड इसको कर सके। उसके बाद बाकी के 2 पार्ट आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। हाँ, देखिए सेकंड पार्ट में कहता है यहाँ पर 3x माइनस 7y है। ए हम जब बनाएंगे तो आ जाएगा 3x, और 3 आएगा खाली, -7 5 2, x बनेगा आपके पास xy, और फिर b बनेगा -4 एंड 7। उसके बाद आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट। 3 2 जा 6, 7 5 जा 35, ये आ जाएगा 41। यानी ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले आप एडजॉइंट निकाल लो। एडजॉइंट में इन दोनों को इंटरचेंज करना है, 2 3, -7 का साइन चेंज कर दो और इसका साइन चेंज कर दो, और इनवर्स निकालोगे आप, 1/41। यहाँ पर जो नंबर आएगा इसको आपको ऐसे रख देना है बाहर। ये भी अगर इससे ये सारे कटते हों पहले से ही तो इसको अंदर लेके जाना, वरना इसको अभी ऐसे रहने देंगे, लास्ट में लेकर जाएंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में गए थे। अब पिछले क्वेश्चन की तरह आपके पास जो x की वैल्यू होगी वो a इनवर्स इंटू में b होगी। a इनवर्स आ गया 1/41, इधर से आ गया 2 7 -5 3 इंटू में b, 2 4 जा 8, 7 7 जा 49, 49 में से 8 माइनस करेंगे तो 41 आ जाएगा। इधर से आएगा 20 और 21, तो ये भी 41 आ गया। इस 41 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 1 1 आ जाएगा। x की वैल्यू मिलेगी आपको 1 और y की वैल्यू भी मिलेगी 1। तो इस तरह से दोनों x और y की वैल्यू निकालेंगे। सेम बिल्कुल इसी तरीके से, कुछ भी चेंज नहीं करना, सेम आपको इस तरीके से करना है। जिनके पास ML अग्रवाल बुक नहीं है उनके लिए मैं इसके आंसर लिख रहा हूँ। थर्ड पार्ट का आंसर, फोर्थ पार्ट का आंसर क्या होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट का आंसर रहेगा -3 और -7, यानी x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -7, और फोर्थ पार्ट का आंसर रहेगा x की वैल्यू -4/5 और y की वैल्यू 11/5। ये इन दोनों के आंसर आएंगे। इसको आप एक बार करके भी चेक करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर भी देखो आपको ये, अब यहाँ पर 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। अब ये आपको कैसे करने हैं,
पहले हम फर्स्ट पार्ट पे कर चलते हैं। मेथड वही रहेगा करने का, बस फर्क आ गया कि वहां पर दो वेरिएबल थे तो दो इक्वेशंस बनी, दो इक्वेशन थी। यहाँ पर तीन वेरिएबल है तो उसका मतलब तीन इक्वेशन है। तो काम थोड़ा सा बढ़ गया, कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ गई है, बाकी जो कंसेप्ट है बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर 2 3 3 ए आ गया आपके पास, ये 1 - 2 1, 3 - 1 - 2, और एक्स बनाएंगे तो यहाँ तीन वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। बी आ गया आपके पास 5 - 4 एंड 3। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, 2, जैसे आ जाएगा 4 + 1 5, फिर -3, इसको और इसको छोड़ेंगे, -2 -3 -5 +3, इधर से करेंगे -1 और +6, 5 आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, देखो 15 ये 15 ये 30, 30 और 10 ही हो गया 40। डिटरमिनेंट आ गया 40 नॉट इक्वल टू 0, मतलब सॉल्यूशन इसका निकलेगा। अब उसके लिए आपको चाहिए एडजॉइंट। अब 2/2 का एडजॉइंट तो आपने डायरेक्टली निकाल दिया, 3/3 का एडजॉइंट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। उसके लिए एक शॉर्टकट मैंने लास्ट क्लास में यानी पिछली क्लास में बताया था, तो वो आप वीडियो जरूर देख लेना, आपको एडजॉइंट निकालने में बड़ी हेल्प मिलेगी। तो आप रफली उसको आप जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसको आप फेयर में अपने स्कूल में नहीं दिखा सकते हो कि हमने इस तरीके से किया है, क्योंकि शॉर्टकट मेथड है। हाँ, अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हो या आप उसको रफली करके आप यहाँ पर एडजॉइंट डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, मैं एक बार मेथड यहाँ भी रिपीट कर देता हूँ, बाकी डिटेल में एक बार देखना है समझना है तो उसको जाके आप पिछली वीडियो में जरूर देखना। ठीक है, क्या बताया था उसमें मैंने, यहाँ पर जो बीच वाली टर्म है यहाँ से आपको स्टार्ट करना होता है। ठीक है, -2, उसके बाद -1 और 3, इसको लिखना आपको रो में है, और फिर वापस -2, फिर यहाँ से लेंगे 1 -2 3, 1 -2 3, और फिर वापस 1, फिर यहाँ पर आएंगे 1 3 2, 1 3 2 1। उसके बाद जो पहली रो है उसको आप ऐसे लिखेंगे। अब इसको बस आपको सिंप्लीफाई करते हुए चलना है, आपका एडजॉइंट तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे जैसे डिटरमिनेंट में करते हैं, 4, और एक साइन माइनस साइन बीच में आएगा, ये -1 ऑलरेडी आ रहा है तो +1 हो जाएगा, तो 4 + 1 5, तो ये आएगा 5। उसके अलावा यहाँ पर आएगा 3 + 2, ये भी आ जाएगा 5। यहाँ पर आएगा -1 और प्लस में 6, ये आ जाएगा 5। यहाँ पर साइन वाइन चेंज करने का कोई पंगा नहीं रहता, बस आप इसको कैलकुलेट करते जाओ, आंसर आपका आता जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, यहाँ आएगा -3 और +6, तो -3 + 6 यानी 3 हो गया। यहाँ पर करते हैं -4 और +9, तो -4 + 9 यानी 5 आ गया। इधर करते हैं 9 - 9 + 2 11, इधर से आ जाएगा 3 + 6 9, इधर से आ गया 3 - 2 1, इधर से आ जाएगा -4 और -3 -7। ये बन गया आपका एडजॉइंट। ठीक है, लेकिन फिर बता रहा हूँ कि ये आप स्कूल में आप मत करके दिखाना ये मेथड, आप रफली करके आप एडजॉइंट निकाल सकते हो, या फिर आप जो यूजुअल मेथड है को फैक्टर वाला, जैसे हमने पिछले को फैक्टर निकालने सीखे थे, वैसे आप निकाल के तब आप एडजॉइंट निकालो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम प्रॉपर रेगुलर मेथड से कर लेंगे, ताकि अगर आप कुछ भूल रहे हो तो वो आपको समझ वापस याद आ जाए। एडजॉइंट आ गया, आप इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट है आपका 1/40, इसको लिख दिया यहाँ पर हमने, 5 3 9 5 5 1 5 11 -7। ठीक है, अब उसके बाद आपको x की वैल्यू निकालनी है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट इसको लेना है ले सकता है। तो x की वैल्यू हमारे पास होती है a इनवर्स इंटू में b। अब x की जगह तो आ गया आपके पास एक्स वाई जेड, ए इनवर्स की जगह आ गया 1/40, 5 5 5 3 5 11 9 1 -7, इनटू में b करेंगे तो 5 -4 3। इसको मल्टीप्लाई करो, 25 ये हो गया और 12 इधर आ गया। 25 में से अगर आप 12 माइनस कर दोगे 13 बचेगा, 13 और 27 यानी 40 आ गया। इधर से 25 -20 5 आया, 5 + 3 में 3 8 हो गया। इधर से करते हैं 25, 11 4 जा 44, और 7 3 जा 21, तो 44 और 21 को सॉल्व करोगे
-64 आएगा और 25 माइनस करोगे तो -40 आएगा। ये वाली वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है हमारी, बस, है ना। ये वाला जो एडजॉइंट है ना आपका, ये एलिमेंट गलत आ रहा है। इसकी जगह आना चाहिए था -13। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -4 -9 -13। तो इसको आप ठीक कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखें कि गड़बड़ ना हो जाए। तो यहाँ से अब देखो, ये 25 आ गया और ये 52 आ गया। 25, 52 और 3, 5 2 8 और 3 10, ये आ जाएगा 80। अब इससे आप काटोगे तो ये 2 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू बनेगी 1, वाई की आ जाएगी 2 और जेड की आ जाएगी -1। ठीक है, इस तरह से कहीं पर अगर गलती हो जाए तो आप गलती ये देखो, जैसे हमारे पास ये वाला एलिमेंट गलत आ रहा था तो इसके ये वाले तीनों कोफैक्टर चेक कर लो। ये एडजॉइंट की जो वैल्यूज हमने निकाली है ये चेक करो, अगर ये ठीक आ रही है तो फिर कहीं ना कहीं और गड़बड़ होगी। अगर ये गड़बड़ होगी तो फिर वैल्यू तो गलत आएगी आएगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम एक और क्वेश्चन पे, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा बना लो आप स्पेस। तो आप फिर ए निकालेंगे। ए बनेगा यहाँ पर 1 1 1, 2 -1 1, 1 -2 3। ठीक है, एक्स आ गया हमारे पास, एक्स वाई जेड, और बी हो गया 3 2 2। सबसे पहला काम डिटरमिनेंट फाइंड करना है। 1 -3 +2 -1 हो गया, फिर -1, इसको सॉल्व करेंगे। 6 -1 5 +1, -4 +1, तो आ जाएगा -3। तो 5 और 3 8, 8 और 1 9, यानी आ गया -9, नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब सॉल्यूशन निकलेगा। अब ये वाला मेथड हम कर लेते हैं, शॉर्टकट की बजाय हम ये वाला मेथड कर लेते हैं रेगुलर मेथड से। उसमें आपको कोफैक्टर निकाल के दिखाने पड़ते हैं। कोफैक्टर निकालोगे आप, अगर आपको टाइम सेव करना है तो फिर जो पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने वैसे आपको करना है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो फिर आपको ऐसे करना है। जहाँ पर ये क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में आता है तो वहां पर आपको सारे स्टेप्स दिखाने हैं। तो C11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके तो यही आ जाते हैं -1। ये 5 साइन चेंज हो जाएगा इसका, -5, यहाँ -3 है, ये ऐसा का ऐसे रहेगा। अब आते हैं हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पर, तो 3 प्लस में 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर साइन चेंज कर रहे हैं। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 -1 2 आ गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम, -2 -1 -3, यहाँ पर साइन हो जाएगा चेंज। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, 1 + 1 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 -2 -1, फिर यहाँ साइन चेंज होगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1 और -2 यानी -3। तो जब एडजॉइंट बनाएंगे तो को फैक्टर के क्या करना होता है, ट्रांसपोज करना होता है। -1 -5 -3, -5 2 एंड 3, और 2 1 एंड -3। ये इसका एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट आ गया, इसके बाद आपको इनवर्स चाहिए। तो 1/-9 इंटू में -1 -5 एंड 2, -5 2 1, -3 3 -3। उसके बाद आप निकालो इसका इनवर्स की वैल्यू आपके पास आ गई, तो x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, यहाँ पर ये पुट करो। तो -1/9, -1 -5 2, -5 2 1, -3 3 -3 इंटू में बी आ गया 3 2 2। इधर से सॉल्व करते हैं, -3 और -10, -13 प्लस में 9 प्लस में 4 यानी -9, -15 + 4, -11 + 2, ये भी -9, -9 6 -6, ये भी -9। तो सारे -9 आ रहे हैं, कटने के बाद 1 1 1 बचेगा। x की वैल्यू भी 1 आएगी, y की वैल्यू भी 1 आएगी, और z की वैल्यू भी 1 के बराबर ही आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका थर्ड पार्ट और करते हैं। थर्ड पार्ट में देखो, यहाँ पर पहली इक्वेशन है, उसमें कहता है 2x - y प्लस में 4z। तो वहाँ पर a बनाएंगे तो आएगा 2 - 1 और +4। अगली वाली जो इक्वेशन है उसमें -3x है, लेकिन y वाली टर्म नहीं है। तो y वाली टर्म नहीं है तो उसकी जगह क्या कर देंगे, आप 0 कर देंगे। तो -3 0 एंड 1, -3 0 1। ठीक है। उसके बाद फिर अगले में -1 1, और फिर z वाली टर्म नहीं है तो 0, -1 1 और 0। x बनेगा आपके पास x y z, b आ गया 18 -2 एंड 0। डिटरमिनेंट निकालते हैं 2, इसको और इसको छोड़ेंगे 0 -1, साइन चेंज हो जाएगा। इसको और इसको छोड़ेंगे 0 +1, 4 से करते हैं -3, तो -12 और -2, -14 +1 यानी -13 आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू 0। फिर आप इसके कोफैक्टर निकालो। तो पहली रो के तो ये आएंगे -1, यहाँ पर 1 आ रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा, इधर -3। अब इसका निकालते हैं सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम 0 -4, तो साइन हो जाएगा चेंज। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 -4, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 -1, 1 आ गया, साइन चेंज हो जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 और +12 14, क्या आ जाएगा -14। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 +3 -3। उसके बाद एडजॉइंट निकलेगा इसका -1 -1 -3, 4 -4 -1 -1 -14 एंड -3। ए इनवर्स आ जाएगा 1/-13, -1 4 -1 -1 -4 -14 -3 -1 -3। माइनस की संख्या थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो ये वाला माइनस आप अंदर शिफ्ट कर देना, जब इनवर्स की वैल्यू वहाँ पर लिखेंगे हम। यहाँ पर जब आप डालोगे तो जो -1/13 आ रहा है तो इसको प्लस कर देना, और अंदर सारी टर्म जो है इनके साइन चेंज कर दो। तो 1 -4 1, उसके बाद 1 4 14 3 1 3। इनटू में करेंगे बी, बी आपके पास 18 -2 एंड 0। यहाँ से आ गया 18 + 8 26, 18 -8 10। यहाँ से 54 -2, 54 -2 52। तो यहाँ पर जो बीच वाली वैल्यू है वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, चेक करते हैं एक बार। बीच वाली वैल्यू में थोड़ी गड़बड़ है, तो 18 और 8 26 होना चाहिए, मतलब इसका साइन -4 हो, यहाँ पर +4 होना चाहिए। सेकंड रो सेकंड कॉलम देखो 0 +4, तो यहाँ +4 ही आना था। तो इस तरह से आप अपनी गलती भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 और 8 26। ठीक है, इसलिए मैं इसको पूरा दोबारा से नहीं कर रहा हूँ, ताकि अगर कहीं गलती ऐसे हो भी जाती है तो आप उसको आइडेंटिफाई इजीली कर सको। ठीक है। अब यहाँ पर 13 से आप इसको डिवाइड कर दें, 2 पे चला जाएगा, ये 4 पे चला जाएगा। x की वैल्यू आएगी 2, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 4। तो x y z तीनों की वैल्यू आ चुकी है। और इसी तरीके से आपको फोर्थ और फिफ्थ दोनों पार्ट इसी तरीके से करने हैं, कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर भी देखो सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, वही क्वेश्चन उठा के दे रखा है, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, कुछ भी चेंज नहीं है इसके अंदर। इसके मैं आंसर्स आपको लिख देता हूँ, आप ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बिल्कुल हमने जो पहले क्वेश्चन करे उन्हीं की तरह है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा, पिछले वाले के आंसर भी हमने नहीं लिखे थे, तो जिसके पास एमएल नहीं है वो अपने आंसर्स
करने के बाद चेक कर सकते हैं, ML भार्गव, सॉरी। ठीक है, फोर्थ जो पार्ट है इसका आंसर बनेगा 1 1 2, 1 1 2। और जो फिफ्थ पार्ट है इसका आंसर आएगा 1 - 1 2। बाकी जो आंसर आपका निकलेगा उसको इक्वेशन में रख के वेरीफाई भी आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर है 1 - 5 5, 1 - 5 एंड -5। जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर है 1 2 3। थर्ड पार्ट का आंसर होगा 3/4 3, 3/4 3 एंड 9/4। और फोर्थ पार्ट का आंसर है 1/2, 1/3 एंड 1/5। ठीक है, यानी सभी के सॉल्यूशन यहाँ निकलेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ नहीं दे रखा जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता हो। यहाँ पर भी आपको मैट्रिक्स मेथड से ही करना है। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं तो इसमें से चलिए हम कर ही लेते हैं, दोनों पार्ट कर लेते हैं। वैसे करना उन्हीं की तरह है जो हमने पीछे क्वेश्चन करे। ए हम यहाँ पर बनाएंगे 1 - 1 1, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 2 हो गया, वाई का ये आ गया, जेड का नहीं है। यहाँ पर एक्स का नहीं है, वाई का ये हो गया, जेड का -1। एक्स हो गया आपके पास XY Z, और बी बन गया 2 0 1। अब यहाँ से डिटरमिनेंट निकालते हैं, 1 आ जाएगा, साइन चेंज, इसको छोड़ेंगे -2, +1, इसको छोड़ेंगे 4, 4 5, 5 में से 2 गए 3, नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अब इसके को फैक्टर निकालेंगे, को फैक्टर निकालते हैं C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। तो पहले वाले के तो यही बन जाते हैं 1, यहाँ -2 आ रहा है, साइन चेंज हो जाएगा, ये +4। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का बनाते हैं तो +1, और यहाँ से आ जाएगा -2, यानी -1 होगा, साइन हो जाएगा चेंज। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2, साइन चेंज हो जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 +1, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 -2, साइन चेंज होगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 और +2, यानी आ गया 1। एडजॉइंट निकालते हैं, 1 2 4, 1 -1 -2, 1 2 1। इनवर्स क्या बनेगा, डिटरमिनेंट आया था 3, इससे डिवाइड कर देंगे इसको, 1 1 1, 2 -1 2, 4 -2 1। एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की जगह आपको ये पुट कर देना है 1/3, 1 1 1, 2 -1 2, 4 -2 1। और बी की जगह आ गया आपके पास 2 0 1। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे आ गया 1, 3 हो गया, जैसे 4 +2, जैसे आ जाएगा 8 +1। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 2 3। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1, वाई की आएगी 2 एंड जेड की आ जाएगी 3। तो इस तरह से आप तीनों वैल्यूज निकाल सकते हो। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में और बाकियों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो वेरिएबल्स आपको डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं, यहाँ अगर 1/x 1/y 1/z, मतलब XYZ डिनोमिनेटर में है। तो XYZ अगर डिनोमिनेटर में है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कुछ भी हमें अलग नहीं करना, जैसा अब तक करते आ रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। ए आप लेंगे, कोई यहाँ पर पुट पुट करने की जरूरत नहीं है कि 1/x को यू मान लिया, 1/y को वी मान लिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सीधा क्या करो, मैट्रिक्स बनाओ, जैसे ए बनाते हैं 1, ये -1 और 1, ये बन गया। उसके बाद देखो 2 1 और ये -3, जैसा आ जाएगा 1 1 1। जब आप एक्स मैट्रिक्स बनाओगे तो यहाँ XYZ नहीं लिखना, यहाँ लिखना है 1/x, 1/y और 1/z। और उसके अलावा बी मैट्रिक्स वैसे ही बनेगी 4 0
ठीक है, तो एप्लीकेशन बिल्कुल वही रहेगी जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, बस यहाँ पर हमने चेंज करा है और एक चेंज फिर लास्ट में करेंगे। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, 1, इसको और इसको छोड़ेंगे, 1 + 3 4 हो गया, फिर साइन चेंज हो जाएगा, इसको और इसको छोड़ेंगे, 2 + 3 5 +1 2 - 1 1, 4 5 9 और 1 10। तो डिटरमिनेंट आ गया इसका 10। ठीक है ना, डिटरमिनेंट इसका 10 आ गया, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप निकालो इसके कोफैक्टर। कोफैक्टर पहले के यही आएगा 4, इसका 5 आएगा, साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 ये और -1 ये -2 साइन हो जाएगा चेंज। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 -1 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 + 1 ये आ जाएगा 2 साइन हो जाएगा चेंज। सेकंड रो ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये आ जाएगा 3 -1 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 -2 -5 आ जाएगा, +5, इसको छोड़ेंगे 1 + 2 ये हो जाएगा 3। एडजॉइंट बनाया हमने, 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, और इनवर्स आ जाएगा 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। ठीक है, इनवर्स आ गया। अब आपको निकालना है x = a इनवर्स b। a इनवर्स की जगह 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3 इन 2 में 4 0 2। तो 4 4 जा 16, ये तो जीरो ही आना है, और यहाँ से 4 16 और 4 20 हो गया, -20 + 10 -10 हो जाएगा, जैसे आएगा 4 और 6 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 -1 1। अब यहाँ से जो वैल्यू आई है ना, ये XYZ की नहीं आई है, ये आई है 1/x की वैल्यू, ये 1/y की वैल्यू, और ये 1/z की वैल्यू। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/2, रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल यही रहेगा, इसका रेसिप्रोकल भी यही रहेगा, तो x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू +1। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि पहले इसका इनवर्स फाइंड करो, और इनवर्स फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो पहले इनवर्स फाइंड करते हैं, हमारे पास a दिया हुआ है 1 2 -3 2 3 2 3 -3 एंड -4। इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले आपको चाहिए डिटरमिनेंट 1 -12 + 6 -6, फिर -2, इसको और इसको छोड़ देंगे, -8 और -6 -14, फिर -3 -6 और -9 -15, यह आ जाएगा -6 + 28 + 45। 28 में से 6 करेंगे 22 आएगा, 22 को इसके साथ ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 67 नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब इनवर्स इसका निकल सकता है। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जहाँ कंसिस्टेंट आएगा वहां पर एग्जिस्ट करेगा। अब करेगा तो वो होगा क्या, उसके लिए कोफैक्टर निकालो, C11 फिर C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। तो C11 निकालते हैं, तो ये आएगा -6, इधर से आ गया +14 हो जाएगा, ये -15। फिर 21 निकालते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -8 और +9 1 आ जाएगा, साइन कर दो चेंज, नहीं, -8 और -9 -17 आएगा, तो ये हो जाएगा +17। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम करते हैं, -4 और +9, तो 9 -4 यानी आ गया 5। सेकंड रो थर्ड कॉलम -3 -6 -9, यहाँ पर आ जाएगा साइन चेंज हो गए।
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 + 9 13, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 + 6 8, यहाँ जाएगा -8, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 - 4 -1। अब इसका निकाल दो आप एडजॉइंट, -6 14 -15 17 5 9 13 -8 एंड -1, और इनवर्स बन जाएगा 1/67 -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1। ये तो आ गया आपके पास इसका इनवर्स। ठीक है, पहले इसको चेक कर लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद कहता है कि इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको इसी की हेल्प से करना है। ये जो इनवर्स हमने निकाला है इसी की हेल्प से सॉल्व करना है। अगर आप इसको डायरेक्टली अलग से सॉल्व कर दोगे तो आंसर सही होते हुए भी मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। आपको इसी का यूज करना है। कैसे यूज करना है? तो जो आपके पास यहाँ इक्वेशन दे रखी है वहां से पहले मैट्रिक्स बनाओ, जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं 1 2 -3, उसके बाद 2 3 2, फिर 3 -3 और -4। ठीक है, ये इक्वेशन बनी। अब इसको चेक करो आप कि ये जो मैट्रिक्स हमारी बनी है और जो मैट्रिक्स हमें दे रखी थी क्या वो सेम है? 1 2 -3 2 3 2 3 -3 बिल्कुल सेम है। तो सेम है तो इसको भी आप ए से डिनोट कर दो। ऐसे क्वेश्चन में या तो ये सेम मैट्रिक्स आपको मिलती है या इसका ट्रांसपोज मिलता है। तो पहले आप उसको चेक कर लो कि सेम है या ट्रांसपोज है, उसी हिसाब से उसका साइन लगा। और उसके अलावा फिर एक्स आपके पास ये है ही, और बी -4 2 1। अब यहां से हमारे पास जो रिलेशन बनता है वो होता है x = a इनवर्स b। अब ये जो a है इसका इनवर्स तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो आपको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, आपको इसी को यूज करना है। 1/67 -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1 इनटू में b। 24 और 34 और 143, यहाँ से करेंगे -56 +10 -88, जैसे 60 9 2 जा 18 -11, 4 4 8 और 3 11, 2 और 3 5 4 9 और 1 10 और 1 2। इधर करते हैं 56 और 88 को, यानी यहाँ पर 46 ही ले लो 10 को सॉल्व करके, तो 8 और 6 14 और 13 माइनस आ जाएगा। यहाँ पर 60 18 में से 11 माइनस कर दो 7 आ जाएगा 67। अब 67 से आप इसको काटोगे तो ये 3 पे कटेगा, ये 2 पे कटेगा और ये 1 पे कटेगा। तो x की वैल्यू आएगी 3, y की वैल्यू आएगी -2 और z की आ जाएगी +1। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू आ जाएगी माइनस और +1। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो 6 में भी देखो यही टाइप क्वेश्चन है, यही टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर जो मैं बता रहा था आपको कि ट्रांसपोज आ सकता है, तो वही ट्रांसपोज ही यहाँ पर आ रहा है। अब उसको कैसे सॉल्व करना है आपको? थोड़ा सा तो ए मैट्रिक्स बनी है आपके पास 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। डिटरमिनेंट निकालो, 6 -3 3 हो जाएगा, फिर -1 3 + 6 9 +1 -1 -4 -5। तो 9 और 5 14 में से 3 गए 11, नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो इनवर्स निकलेगा। अब इनवर्स निकालने के लिए इसके कोफैक्टर,
ये 3, 9 की जगह -9, यहाँ पर आ जाएगा -5। उसके बाद निकालो अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 + 1 4 आ जाएगा, साइन चेंज कर देंगे। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 - 2 1, सेकंड रो थर्ड कॉलम -1 -2 -3, यहाँ लिख दो +3। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 -2 -5, थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 -1 -4, यहाँ आ जाएगा +4। थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये आ जाएगा 1। अब आप निकालो इसका एडजॉइंट, 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 1, इनवर्स 1/-11, तो 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 और 1। इनवर्स आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, या माइनस वाला जो साइन है उसको आप अंदर ले जाओगे तो उसको आप वैसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं आगे। कहता है कि अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ से आप पहले मैट्रिक्स बना के देखो कैसी बनती है मैट्रिक्स। तो यार 1 1 2 1 2 -1 1 -3 एंड 3। अब इस मैट्रिक्स को आपसे कंपेयर करके देखो कि जो मैट्रिक्स आपको यहाँ पर दे रखी है, क्या ये वैसी मैट्रिक्स बन रही है, क्या ये वैसी है, या इसमें यहाँ पर ट्रांसपोज हो रहा है। तो देखो यहाँ पर आ रहा है 1 1 1, इधर रो में 1 1 1 है। 1 2 -3, ये 1 2 -3 ऐसे आ रहा है, 2 -1 3 ऐसे आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपको ट्रांसपोज दिया हुआ है, ये आपको ट्रांसपोज दिया, तो यहाँ पर ट्रांसपोज लिखना। ठीक है, एक्स आ गया आपके पास XYZ, और बी बन गया 0 9 और -14। अब यहाँ से आपके पास आएगा रिलेशन A ट्रांसपोज इंटू एक्स इक्वल्स टू बी। इसको इधर लेके जाओगे, x इक्वल्स टू A ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू में बी। अब प्रॉपर्टी ट्रांसपोज में हमने पढ़ी थी, इनवर्स में हमने पढ़ी थी कि आप ट्रांसपोज का इनवर्स करोगे या ए का इनवर्स करोगे फिर ट्रांसपोज कर दोगे तो बात एक ही रहेगी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए इनवर्स फिर उसका ट्रांसपोज। तो ए इनवर्स आपको ये आ रखा है, इसका ट्रांसपोज करके आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये आएगा 1/-11, 3 -4 -5 को आप ट्रांसपोज करके लिखेंगे ऐसे, फिर -9 1 4 और -5 3 1, इंटू में बी कर देंगे, 0 -81 और 14 5 70। 81 में से 70 माइनस करोगे 11 आ जाएगा, यहाँ से आएगा 9 और 14 3 जा 42। तो 42 में से आप कर दो 9 माइनस 33, 9 माइनस -33, इधर से आ जाएगा 36 और इधर से आ जाएगा 14, यानी आ जाएगा 22। 11 से काटेंगे तो 1 3 और -2, तो x की वैल्यू आएगी 1, y की वैल्यू आएगी 3 और z की आ जाएगी -2। तो ये तीन वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। x की वैल्यू 6 है हमारे पास, 1 3 और -2। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि ये दो मैट्रिक्स आपको दे रखी है, इनको मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके फिर इसको सॉल्व करो। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस में जो आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई दे रखा होगा या जो इसका मल्टीप्लाई आएगा वो हमेशा स्केलर मैट्रिक्स में आएगा। अभी देखो मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता चल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी करोगे इनका मल्टीप्लाई हमेशा स्केलर मैट्रिक्स बनेगा। देखो यहाँ से -2 और -9, -11 हो गया, प्लस में 12, यहाँ पर आ गया 1। अब यहाँ पर 0 आएगा, देखो 0 -2 +2, यहाँ पर 1 और 3 4 -4, इधर भी 0 आएगा, 0 18 -18। अब इधर 1 आया तो इधर भी 1 ही आएगा, 0 4 -3, 0 -6 +6। अब इधर भी 0 आएगा, देखो हाँ, -6 -18 -24 +24, 0 -4 +4। अब इधर 1 आएगा तो 3 + 6 9 -8। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 1 1 1 ही आए, कुछ भी नंबर आए सेम आएगा। यहाँ पर अगर 10 आया तो यहाँ तीनों में 10 आएगा, 5 आया तो तीनों में 5 आएगा। अब यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई, तो नॉर्मली स्केलर मैट्रिक्स तो जरूर बनेगी, अगर स्केलर नहीं बनेगी तो आइडेंटिटी बनेगी।
तो अगर मैं इसको ए लेता हूँ, इसको बी लेता हूँ, तो ये बन गया मेरे पास आइडेंटिटी। अब यहाँ से आप देखो कि आपको किसके इन्वर्स की जरूरत पड़ेगी, ए के इन्वर्स की या बी के इन्वर्स की। वो आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ से आप इक्वेशन से आप बनाओ, यहाँ पर ए मैट्रिक्स बनाओ, यहाँ से देखो 1 - 1 2, 1 - 1 2, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू नहीं है तो 0 2 - 3, यहाँ पर 3 - 2 4। अब ये मैट्रिक्स देखो आपकी कौन सी है, 1 - 1 2 0 2 - 3, ये ए मैट्रिक्स है, या तो ए बनेगी या बी बनेगी। तो ये ए मैट्रिक्स बन गया आपकी, यानी आपको यहाँ पर ए का इन्वर्स चाहिए। अब ए का इन्वर्स निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो आ जाएगा बी इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू में आई, और इन्वर्स को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो बी इक्वल्स टू ए इन्वर्स आ जाएगा। यानी ए इन्वर्स की वैल्यू बी के बराबर है। बी मतलब ये वाली मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स इसका इन्वर्स है। ये हमें पता चल गया, यहाँ से तो हमें इन्वर्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं से हमें पता चल गया। तो ए की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब उस हमें इसको सॉल्व करना था, इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। तो इस इक्वेशन को सॉल्व हम कैसे करते हैं, यहाँ से बी मैट्रिक्स और बना लो, 1 1 2। अब यहाँ पर आप बी मत लिखना इसको, क्योंकि बी आप ऑलरेडी इसको ले चुके हो, तो यहाँ कुछ और नाम डाल दो। तो यहाँ कुछ और नाम डाल दो, सी डाल दो, डी डाल दो, ई डाल दो, कुछ भी नाम डाल दो, लेकिन सेम नाम मत डालना, क्योंकि बी मैट्रिक्स हम ऑलरेडी इसको रख चुके हैं, इसका नाम रख चुके हैं। ठीक है, तो ये डी आपके पास आ गया, और एक्स मैट्रिक्स वही बनेगी XYZ। अब यहाँ से इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके बराबर आ रहा है, यानी ए एक्स इक्वल्स टू में डी के बराबर है। एक्स की वैल्यू निकालेंगे ए इनवर्स इंटू में डी। अब ए इनवर्स की क्या है हमारे पास, ए इनवर्स हमारा बी के बराबर है। बी कौन सी मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स है, तो ये इनवर्स है, उसको इनवर्स की जगह आप पुट कर दो, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। इसको डी से मल्टीप्लाई करो, डी हमारा क्या आया था 1 1 2। तो यहाँ से देखो -2 और +2 0 आ गया। जैसे 9 9 2 11 11 - 6 5 6 +1 7 7 -4 3। तो x की वैल्यू बनी 0, y की वैल्यू आई 5, और z की वैल्यू आ गई 3। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है हमारी ML भार्गव से, एक्सरसाइज 7.3 हमने कंप्लीट कर लिया। उसी के साथ जो चैप्टर है ये भी खत्म हो चुका है। इसकी आगे का जो टॉपिक दे रखा है ML भार्गव में है या ML अग्रवाल में, किसी में भी से आगे की जो रो रिडक्शन मेथड है, इक्वलियन फॉर्म है, लेंथ ऑफ इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स है, ये इस साल 2023-24 के सिलेबस में नहीं है, इनको हमें करने की जरूरत भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ।